चलिए, इसी भावना के साथ आज की कक्षा हम लोग शुरू करते हैं कि इस बार की परीक्षा में हम लोग नेट जेआरएफ का एग्जाम उत्तीर्ण करेंगे। तो कल के क्लास में हम लोग 40वें नंबर तक के सूत्र को देख चुके थे, है ना, जिसमें कि कहा गया था कि परमाणु परम महत्वांतो अश्य वशीकारः, अर्थात इससे पहले हम लोग क्या है, चित्त की स्थिरता के लिए महर्षि पतंजलि ने विभिन्न प्रकार के जो उपाय बतलाए हैं, तो उनमें जब चित्त की जो स्थिर होने की परिपक्वता आ जाती है, तब चित्त की स्थिति क्या होती है, तो उस समय हम लोग परमाणु से लेकर परम महत्व तक, अर्थात छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक क्या है, अपने चित्त को उसमें एकाग्र कर सकते हैं। उसके बाद अब बताया गया है कि पहले बताए हुए उपायों से जब साधक का अपने चित्त पर अधिकार हो जाता है और चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है, उसमें समाधि की योग्यता आ जाती है। पढ़ा लिया है ना हमने कि परमाणु से लेकर परम महत्व तक। तो इसके बाद किस प्रकार क्रम से संप्रज्ञात निर्भीत समाधि सिद्ध होती है, उसका वर्णन आरंभ करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से करके जो संप्रज्ञात समाधि, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने वैराग्य के बारे में पढ़ा है ना। वैराग्य कितने प्रकार के हैं, बताइए, वैराग्य कितने प्रकार के हैं? दो दो प्रकार के हैं। 2 प्रकार के, कौन कौन से हैं? पर पर वैराग्य और अपर वैराग्य। अपर वैराग्य और पर वैराग्य। तो अपर वैराग्य का वर्णन किया गया है 15वें नंबर के सूत्र में, और उसका फल बताया गया है 17वें नंबर के सूत्र में। तो अपर वैराग्य का फल क्या होता है, क्या होता है अपर वैराग्य के अभ्यास करने से क्या प्राप्त होता है? संप्रज्ञात समाधि। हाँ, संप्रज्ञात समाधि। और पर वैराग्य का हम जब अभ्यास करते हैं तो हमको क्या मिलता है? असंप्रज्ञात समाधि, है ना। असंप्रज्ञात समाधि। हाँ, तो सबसे पहले संप्रज्ञात मैम आपने क्या बताया मैम, कौन से सूत्र में है पर और अपर का? अपर वैराग्य का वर्णन किया गया है 15वें नंबर के सूत्र में, और 16वें नंबर के सूत्र में वर्णन किया गया है पर वैराग्य का। और जो 15वें नंबर का सूत्र है, अर्थात अपर वैराग्य का फल होता है संप्रज्ञात समाधि, और पर वैराग्य का फल होता है असंप्रज्ञात समाधि। इसको मैंने जब वो क्लास ली थी तब अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और डाउट होगा तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो किस प्रकार क्रम से संप्रज्ञात निर्भीत समाधि है सिद्ध होती है, उसका वर्णन करते हैं। तो देखिए, पहले मतलब इससे पहले हमने समाधि का जब क्लासिफिकेशन देखा था, है ना, तो मैंने एक दिन दिखाया था आप लोगों को कि संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के रूप में बांटा गया। फिर संप्रज्ञात समाधि का और क्लासिफिकेशन है, तो उन्हीं सब का वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक हम देख रहे हैं, ये निर्भीत समाधि करके भी वर्णन किया गया है ना। तो समाधि के और 2 टाइप होते हैं, है ना, मतलब उसको जब बांटते हैं तो एक होता है सबीज समाधि, और उसके बाद होता है दूसरा निर्बीज समाधि। तो सबीज समाधि क्या है, जिसमें बीज रूप में संस्कार है वो विद्यमान रहते हैं, और निर्बीज समाधि क्या होती है, जिसमें बिल्कुल भी बीज रूप में संस्कार विद्यमान नहीं रहते हैं। तो आगे इसका वर्णन है, देखते हैं क्या लिखा गया है उसको। तो फिर हाँ, अब वर्णन किया गया है कि 41 नंबर का जो हमारा सूत्र है उसमें क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मनेर्ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्तदंजनता समापत्ति। ठीक है, तो क्षीण वृत्ति, ये अब वर्ड्स को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला वर्ड दिया है हमारा क्षीण। ठीक है, तो क्षीण का मतलब क्या होता है, कमजोर। ठीक है, उसके बाद वृत्तेर अर्थात वृत्तियां। ठीक है, तो जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्या है, क्षीण हो चुकी है। ठीक है, अर्थात कमजोर हो चुकी है, ऐसे। ठीक है, अभिजातस्येव, ऐसे मणि की भांति। ठीक है, अभिजातस्य, अभिजात एक प्रकार का मणि होता है, जैसे कि स्फटिक मणि होता है ना, जो एकदम चमकीला सा रहता है, मतलब उसमें जिस भी चीज का प्रकाश आता है उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है स्फटिक मणि, मतलब जैसी वस्तु उसके सामने रहेगी उसी प्रकार का ये ग्रहण कर लेता है। तो स्फटिक मणि की भांति ही क्या है, अभिजात नाम का एक मणि होता है। तो कहा गया है कि जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी है, ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का। फिर उसके बाद क्या गया है, ये मणि का मतलब ही अभिजातस्य मणि करके ही है ना। फिर उसके बाद ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्येषु, अर्थात ग्रहित्री का मतलब है ग्रहिता। ठीक है, तो ग्रहिता किसको बोला जाता है, पुरुष को, जो ग्रहण करता है। ठीक है, मतलब जो आधार रूप में होता है, तो पुरुष क्या होता है, ग्रहिता। फिर उसके बाद ग्रहण,
किसके द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं। तो हमारा जो अंतःकरण है और इंद्रियां हैं उसके द्वारा क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ग्राह्य, ठीक है, अर्थात जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं। तो ग्राह्य क्या होते हैं, पंचभूत होते हैं और विषय होते हैं। तो इसमें ततस्त तदन जनता, तद का मतलब उसमें, ठीक है, उसमें स्थित हो जाना और तदाकार सा हो जाना ही क्या है, संप्रज्ञात समाधि कहलाता है। तो इसको समझने से पहले एक बार हम लोग क्या देख लेते हैं, ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य क्या है, इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्रहिता क्या होता है, पुरुष, अर्थात जो आधार रूप में क्या है, विद्यमान रहता है। जैसे कि मैं कुछ भी चीज को, जैसे आप लोग ग्रहिता का मतलब कैसे करके समझेंगे, है ना। सुनिए, ग्रहिता का मतलब क्या होगा, जो ग्रहण करता है। जैसे कि क्या है ये पानी, तो इस पानी को किसने ग्रहण किया, मैंने, तो मैं क्या होंगी, ग्रहिता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ग्रहण, तो किसके द्वारा ग्रहण करते हैं हम लोग, अंतःकरण एवं इंद्रियों के द्वारा। तो अभी मैंने अपनी किस इंद्रिय के द्वारा इस जल को ग्रहण किया, बताओ ना जी। अंतःकरण। अंतःकरण एवं इंद्रियों के द्वारा हम क्या है, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी किस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया, मुख के द्वारा, है ना। फिर उसके बाद ग्राह्य क्या है, जो पंच महाभूत हैं और जो पंच तन्मात्राएं हैं। तो पंच महाभूत क्या हो गए हमारे, जो क्या बोलते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और पंच तन्मात्राएं क्या हो गई, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। तो मैंने अभी ग्राह्य क्या था मेरे लिए, जल, ठीक है। तो ग्राह्य का अर्थ होता है जिसको हम ग्रहण करते हैं। और ग्रहण किसके द्वारा करते हैं, अंतःकरण एवं इंद्रियों के द्वारा। और ग्रहिता कौन होता है, जो इसको ग्रहण करता है। तो कौन ग्रहण करता है, पुरुष, क्योंकि आधार रूप में पुरुष ही तो रहता है ना, अर्थात चित्त का ही है यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो आया समझ में आप लोगों को कि ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य क्या है, यस आया मैम। कि नहीं आया। हाँ ठीक है, मैम आगे एक बार बढ़ते प्लीज हैं। एक बार और समझा दीजिए। मैम इसमें जो ग्रहण करने वाला है वो पुरुष है ना मैम? हाँ, ग्रहण मतलब जो ग्रहण करता है उसी को ग्रहिता बोलते हैं। ठीक है, ठीक। तो पुरुष ही क्या है, इसमें ग्रहिता होता है। और ग्रहण यहाँ पर किसके द्वारा करते हैं, तो इस कारण लिखा गया है अंतःकरण एवं इंद्रियों के द्वारा। और ग्राह्य क्या है, जो पंचभूत और उसके विषय है, जो अर्थात जो पंच तन्मात्राएं हैं वही क्या है, ग्राह्य है। तो जो जब क्या है, हमारी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो जाती है, तो उस समय स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का, ठीक है, जो ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य स्थित हो जाना और तदाकार सा हो जाना, यही क्या है, संप्रज्ञात समाधि है। मतलब इसमें क्या है, जब वृत्तियां क्षीण हो जाती है, ठीक है, तब हम लोग क्या है, इससे पहले क्या कर रहे हैं, चित्त को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम लोग चाहे ग्रहिता में करें, चाहे ग्रहण में करें या ग्राह्य में करें, तो जिस भी रूप में हम लोग मतलब अपने चित्त को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, तो उस भांति हमारा चित्त स्थिर हो जाता है। और इसी को क्या कहते हैं, संप्रज्ञात समाधि है। अब इसको बताने के लिए मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगी। इससे पहले हम लोगों ने संप्रज्ञात समाधि का क्या है, वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, टाइप, है ना। कितने टाइप होते हैं संप्रज्ञात समाधि के, टाइप कीजिए आप लोग। 4 टाइप्स होते हैं मैम। हाँ ठीक है, 4 टाइप्स होता है। कौन कौन सा होता है बताइए, आंसर भी बता दीजिए। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। आनंद और अस्मिता, हाँ ठीक है। तो इसमें करके बता रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या आता है, वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि और विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। तो इसमें क्या है, वितर्कानुगत में हम लोग स्थूल विषय पर करते हैं और विचारानुगत पे क्या करते हैं, सूक्ष्म विषयों पर करते हैं, है ना। तो इसको बोला जाता है क्या बोलते हैं, एक मिनट, 41 नंबर का सूत्र क्या है, अभी आगे आएगा, एक्सप्लेन करेंगे इसको। सिद्धांत ज्ञान विकल्प है संकीर्ण, एक मिनट, ग्रहण के रूप में करके लिया जाता है ना। एक मिनट जस्ट मुझे देख लेने दीजिए, मैं कंफ्यूज होके गलत नहीं बताना चाहती। हम्म
ठीक है। तो जो वितर्क और विचारानुगत समाधि होता है, ठीक है, वो किस पर होता है? ग्राह्य पर होता है। फिर उसके बाद जो आनंदानुगत समाधि होता है ना, ये वितर्क और विचार किस में होता है? जो हमारा ये ग्राह्य विषयक समाधि होती है। फिर उसके बाद जो हमारा आनंदानुगत समाधि होता है, ये आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि, ये होता है मन बुद्धि अहंकार एवं इंद्रियों पर एकाग्रता करते हैं। तो मन बुद्धि अहंकार और इंद्रिय किसके प्राप्त है? ग्रहण का पार्ट है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं? आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि है, वो किस पर होती है? ग्रहण विषय, ठीक है। और उसके बाद अस्मितानुगत समाधि है, ये स्वयं के स्वरूप में स्थित होकर, अर्थात इसमें पुरुष की बात की जा रही है ना। तो अस्मितानुगत समाधि क्या होता है? जो ग्रहीता विषयक समाधि है, ठीक है। तो वितर्क और विचार है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना। तो वितर्कानुगत और विचारानुगत ये क्या होता है? हमारे ग्राह्य विषयक समाधि है। आनंदानुगत है, उसका विषय है ग्रहण। हाँ हाँ, क्लास ले दूंगा। तो आनंदानुगत समाधि है, उसका विषय है ग्रहण विषयक समाधि, ठीक है, मतलब ग्रहण पे करके किया जाता है। और अस्मितानुगत समाधि है, इसको बोला जाता है ग्रहीता, ठीक है, ग्रहीता विषयक समाधि है। थोड़ा धीरे बोलिए ना। अच्छा ठीक है, फास्ट हो जा रहा है, सॉरी, है ना। तो जब कौन सा वाला पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, ये। तो जब हमारी सारी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, ठीक है, तब उस समय हमारा चित्त कैसे हो जाता है? स्फटिक मणि की भांति। तो फिर जब स्फटिक मणि की भांति हमारा चित्त है वो निर्मल हो जाता है, तो उस समय ग्रहीता अर्थात जो पुरुष है उस पर ग्रहण अर्थात अंतःकरण और इंद्रिया तथा ग्राह्य अर्थात पंचभूत और उसके विषय है, उसी में क्या है? स्थित हो जाते हैं और तदाकार सा हो जाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? संप्रज्ञात समाधि। अर्थात अब इसमें आप किसी पर भी आप को क्या बोलते हैं? चित्त को स्थिर करने का प्रयास करेंगे तो उसी के स्वरूप को हमारा चित्त है वो ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो जब हम मतलब ग्रहीता अर्थात पुरुष पर करेंगे तो हमारा चित्त है वो पुरुष की भांति हो जाएगा। ग्रहण पे जब करेंगे मतलब उसी में तदाकार सा हो जाएगा। और जब ग्रहण विषयक समाधि करेंगे अर्थात ग्रहीता पे कर रहे हैं, मतलब ये कौन सा समाधि हुआ? क्या बोलते हैं? अस्मितानुगत समाधि, है ना। यहाँ पर देखो संप्रज्ञात समाधि की बात की गई है, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। ग्रहीता की बात की गई है, ठीक है। तो ग्रहीता पे कब हम लोग करते हैं? जब अस्मितानुगत समाधि होता है तब, ठीक है। ग्रहण पे कब करते हैं? जब आनंदानुगत समाधि होता है तब। और उसके बाद ग्राह्य पर करते हैं अर्थात जो पंचभूत स्थूल विषय हुए हमारे पंचभूत और उसके विषय अर्थात पंच तन्मात्रा अर्थात सूक्ष्म विषय, तो ये क्या होता है? वितर्क विचारानुगत समाधि। तो ये क्या हुआ? ग्राह्य विषयक समाधि, है ना, मतलब वितर्क और विचार वाले। तो जिसमें भी हम लोग चित्त को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, हमारा चित्त है उसी के तदाकार सा हो जाता है। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? संप्रज्ञात समाधि बोला जाता है। आया आप लोगों को समझ में? यस मैम। मैम लास्ट में क्या, यस मैम। जितने भी चित्त हैं उनको दूर करने का क्या बोली मैम? चित्त लास्ट को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, तो जिसमें हम चित्त को स्थिर करने का प्रयास करते हैं अर्थात इन तीनों में से, ठीक है, चाहे वो ग्रहीता विषयक समाधि हो, ग्रहण विषयक समाधि हो या ग्राह्य विषयक समाधि हो, ठीक है। तो इन चारों का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े ही है ना। ग्रहीता में कौन सा आता है? अस्मितानुगत। ग्रहण में कौन सा आता है? आनंदानुगत। और ग्राह्य में कौन सा आता है? वितर्क और विचारानुगत। तो जिसमें भी हम लोग चित्त को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, चित्त क्या है? उसी के अनुरूप हो जाता है, उसी में तदाकार सा हो जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? संप्रज्ञात समाधि बोला जाता है। समाधि की अवस्था ही तो वही है ना, जिस पर भी हम लोग चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, उसी के अनुरूप को ग्रहण कर लेते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, जो थर्ड है विभूतिपाद है, उसमें समाधि का डेफिनेशन क्या बताया गया है? त्रयम् एकत्र एव संयम। उसके पहले का सूत्र पूछ रही हूँ मैं। समाधि का तदेव अर्थ निर्वासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। समाधि, हाँ ठीक है, मतलब स्वरूप क्या है? शून्य हो जाता है और उसी के अनुरूप को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, उसी को तो समाधि बोला जाता है। तो इसमें भी इसी को बताया गया है कि तदाकार सा हो जाते हैं, अर्थात जिसमें भी हम लोग चित्त को स्थिर करने का प्रयास करते हैं उसी के तदाकार हो जाते हैं। इसी को संप्रज्ञात समाधि बोला जाता है।
अब उसके बाद ये व्याख्या जो दी हुई है आप लोग घर में जा करके पढ़ेंगे अच्छे से, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग एक बार बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सूत्र में मूव करते हैं। तो कहा गया है कि सामान्य रूप से संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मैम की? सामान्य रूप से संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप अब बतला दिया। अब इसके भेदों का वर्णन करते हैं। अब संप्रज्ञात समाधि के जो भेद है उनका वर्णन किया जा रहा है। तो 42 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं कि तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्ण सवितर्का समापत्ति, ठीक है। तो समापत्ति वर्ड से आप लोग यही समझेंगे कि समापत्ति वर्ड है वो संप्रज्ञात समाधि के लिए यूज किया गया है, ठीक है। ये एक दूसरे का क्या होता है, जो दो चीजों को एक जैसा बोलते हैं ना, समानार्थी, ठीक है। तो समापत्ति का वर्ड अर्थ है यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि से। तो अब सूत्र में आते हैं, तत्र का मतलब उनमें, ठीक है। इससे पहले वाला जब जो पढ़े उसमें, फिर उसके बाद शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है, तो शब्द अर्थ और ज्ञान, ठीक है, इन तीनों के विकल्पों से, ठीक है, शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है, इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण अर्थात क्या है, मिली हुई है। संकीर्ण मतलब क्या समझते हैं, पतला, कोई भी चीज है ऐसे एकदम पतला सा रहता, गली जैसे गली संकीर्ण होती है, पतली जो होती है वो क्या है, मिली हुई, ठीक है। संकर शब्द से मिलकर के बना है संकीर्ण, और संकर का अर्थ ही होता है मिला जुला, ठीक है। तो संकीर्ण अर्थात मिली हुई, और समापत्ति अर्थात समाधि, और सविता का मतलब सवितर्क है, ठीक है। तो उनमें शब्द अर्थ ज्ञान इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण मिली हुई समाधि ही क्या है, सवितर्क समाधि है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, ग्राह्य यानी मन और इंद्रियों द्वारा ग्रहण में आने वाले पदार्थ क्या है, दो प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है स्थूल होता है, क्योंकि देखो हम लोग क्या किसकी बात कर रहे हैं, सवितर्क समाधि की। देखो वितर्कानुगत समाधि की सबसे पहले बात की थी, तो वो किसमें होता है, स्थूल विषयों पर होता है ना। फिर वितर्क के बाद किसमें आए थे हम लोग, विचारानुगत में आए थे, तो उसको वो किसमें होता है, सूक्ष्म विषयों पर। तो ग्राह्य यानी मन और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण में करने वाले पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। पहला होता है स्थूल, जो हमको दिखाई दे रही है। उसके बाद सूक्ष्म, अर्थात ये स्थूल चीजें हैं जिनसे मिल करके बनी हुई, ठीक है। तो इनमें से किसी एक स्थूल पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसके स्वरूप को जानने के लिए जब योगी अपने चित्त को उसमें लगाता है, तब पहले पहल होने वाले, एक मिनट, हाँ ठीक है, तब पहले पहल होने वाले अनुभव में उस वस्तु के नाम रूप और ज्ञान के विकल्पों का मिश्रण रहता है, अर्थात उसके स्वरूप के साथ साथ उसके नाम और प्रतीति की भी चित्त में स्फुरना रहती है। अतः इस समाधि को सवितर्क समाधि कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, सविकल्प योग है। इसको एकदम इजी वे में समझते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि उनमें, अर्थात इससे पहले हम लोग जो संप्रज्ञात समाधि पढ़े हैं ना, तो उसी का क्या है अब और स्वरूप बतला रहे हैं, उसके भेद का वर्णन कर रहे हैं। तो संप्रज्ञात समाधि का सबसे पहला टाइप हम लोग क्या देखे थे, वितर्क देखे थे, ठीक है। तो उस वितर्क को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है सवितर्क, और नेक्स्ट वाले में बताएंगे निर्वितर्क को। तो सवितर्क किसको बोलते हैं, जब हम लोग समाधि करते हैं, ठीक है, मतलब चित्त को स्थिर करने का जब प्रयास करते हैं, तो शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों को विकल्पों से मिली हुई संकीर्ण, ठीक है, अर्थात हम तीनों में क्या है, भेद नहीं समझते हैं। शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों का मतलब एक ही होता है, तब इसको क्या बोला जाता है, सवितर्क समाधि बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि इसका उदाहरण है पातंजल योग प्रदीप में करके दिया हुआ है ना। तो उसमें क्या बोला जाता है, हम लोग एक उदाहरण लेते हैं गाय का, एक मिनट, ठीक है। शब्द एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने एक शब्द बोला गौ, ठीक है। अब गौ का मतलब जब मैंने जैसे ही बोला तब आप लोग उसका अर्थ समझ गए होंगे, और मन में तुरंत क्या आया होगा, गाय किस तरह से दिखाई देता है, ये आप लोगों के मन में आया, ठीक है। और फिर उसके बाद उससे ज्ञान क्या हो जाता है, गाय से प्राप्त होने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो। तो इन तीनों में क्या है, किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहता है, तब उसको क्या बोला जाता है, सवितर्क समाधि, ठीक है। अर्थात शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों में कोई भी भेद नहीं रहता, तब उसको क्या बोलते हैं, सवितर्क समाधि। ये एकदम क्या है, इनिशियल स्टेज है, ठीक है। जैसे कि
आप लोग किसी भी चीज को, नया चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे कि अब इसी को पढ़ना चालू किए, समाधि को हम लोग जब पढ़ना चालू किए तो समाधि का और क्या है, फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन समाधि बोल दिए मतलब समाधि सीधा एक ही चीज आपके मन में आता है। इस शुरू में जैसे हम लोग करना स्टार्ट करेंगे तो सब क्या संप्रज्ञात समाधि, क्या असंप्रज्ञात समाधि, सबका मतलब एक ही है, समाधि। इस तरह का हम लोग समझते हैं। अर्थात शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों क्या है, हमको एक सा जब ज्ञात होता है, ठीक है, उसमें हम आपस में मतलब उन तीनों में जब भेद नहीं होता है तब उसको क्या बोला जाता है, सवितर्क समाधि, ठीक है। एग्जाम्पल को एक बार और देखते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने कोई वर्ड कहा क करके, तो ये क्या हुआ, शब्द। अब इसका तुरंत अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, तो अर्थ रूप में आपको क्या ज्ञात होता है, ये गाय का शरीर। और ज्ञान के रूप में आपको क्या प्राप्त होगा, अब आप लोग एज्यूम कर लोगे ना कि हाँ ये गाय है, तो इससे इतनी प्रकार की चीजें हमको क्या है, प्राप्त होती है, इस बात का आपको क्या है, ज्ञान रहता है। लेकिन जब इन तीनों को, ठीक है, मतलब ये इसका शरीर है, ये अलग है, मतलब इससे प्राप्त होने वाले पदार्थ है, ये सब क्या है, आपको एक जैसे ज्ञात होते हैं। तीनों को जब हम एक समझते हैं, शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहता, तब उसको क्या बोला जाता है, सवितर्क समाधि बोला जाता है। आया समझ में, ठीक है। यस मतलब चीज आप, हाँ, मूल रूप से आप लोग इसी चीज को याद रखेंगे कि जब शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों में किसी भी प्रकार का भेद हमको ज्ञात नहीं होता, तब उसको क्या बोला जाता है, सवितर्क समाधि बोला जाता है, ठीक है। अब वितर्कानुगत समाधि को दो भाग में बांटे हैं, पहला है सवितर्क और दूसरा है निर्वितर्क। अब देखते हैं नेक्स्ट सूत्र में निर्वितर्क समाधि के बारे में बताया गया, ठीक है। तो इसके बाद 43 नंबर का जो हमारा सूत्र है ना, 43 ही होगा ना, हाँ 43 ही होगा। तो उसमें कहा गया है कि स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अर्थात स्मृति परिशुद्ध, तो शब्द और प्रतीति की, इससे पहले शब्द बोले थे तो उसका अर्थ और उसका जो ज्ञान हुआ था उसी के बारे में कह रहे हैं ना। तो स्मृति परिशुद्ध, तो स्मृति के परिशुद्ध मतलब क्या है, शुद्ध हो जाने पर, है ना। तो स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर, अर्थात शुद्ध हो जाने पर, स्वरूप शून्य, अपने रूप से शून्य हुई के, इव अर्थात ये सदृश, ठीक है, कहा गया इस स्वरूप शून्य में अर्थ मात्र निर्वासा, ये इव वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है ना। तो इव का अर्थ होता है सदृश, और उसके बाद अर्थ मात्र निर्भाषा, अर्थात केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली, ठीक है। अर्थ में ही हमने देखा था ना, ये यहाँ पर गाय का शरीर, तो उसके स्वरूप को ही बतला रहा था, उसका अर्थ, है ना। तो केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली चित्त की स्थिति ही क्या है, निर्वितर्क समाधि कहलाती है ना। तो शब्द इस मतलब स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर, ठीक है। तो शब्द और प्रतीति का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। तो इससे पहले वाले में हम लोग क्या देखे थे, शब्द, अर्थ और ज्ञान के बारे में देखे थे, है ना। तो अब क्या है, शब्द और ज्ञान है वो क्या है, लुप्त हो जाएगा। तो बचा क्या, शब्द और ज्ञान जब लुप्त हो गया तो क्या बचा, अर्थ मात्र ही बचा ना। पहला क्या है, शब्द, ठीक है, और दूसरा क्या है, अर्थ, ठीक है, क्या है, ज्ञान है ना। तीसरा क्या है, ज्ञान। ये मैंने पहला वर्ड लिखा, तो शब्द है क्या है, मिट जाएगा, और ज्ञान है ये परिशुद्ध स्वरूप, ठीक है। तो प्रतीति का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। तो शब्द और ज्ञान ये दोनों क्या है, मिट गए, तो अब बचेगा क्या, अर्थ ही बस बचा ना। तो स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर, अर्थात शब्द और ज्ञान के भली भांति लुप्त हो जाने पर, अपने स्वरूप से शून्य हुई के सदृश, ठीक है, स्वरूप से शून्य, केवल अर्थ मात्र का, ठीक है। अब अगर मैंने गौ शब्द बोला है तो आपको गाय के शरीर का ध्यान आएगा, एक मिनट। अगर मैं गौ शब्द कहती हूँ तो आप लोगों को गाय के शरीर का ध्यान आएगा, मतलब उसका अर्थ ही क्या होता है, गौ के शरीर को हम लोग देखेंगे तो केवल ध्येय मात्र, तो यहाँ पर हमारा ध्येय क्या हो जाएगा,
जो गौ करके बोल दिया तो उसका शरीर ही दिखाई देगा ना, तो उसी में हम लोगों को ध्यान केंद्रित करना है। तो जिस पर ध्यान लगाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, ध्येय बोला जाता है। तो केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली। तो अब केवल अगर मैं गौ बोल भी देती हूँ तो आपको क्या दिखाई देगा डायरेक्ट, तो उसका जो शरीर है तो उसके जैसे जो चित्त की स्थिति हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, निर्वितर्क समाधि बोला जाता है। और इससे पहले में क्या था, शब्द अर्थ और ज्ञान है वो तीनों हमको एक जैसा ज्ञात होता था, तब उसको सवितर्क समाधि बोलते थे। और निर्वितर्क में क्या है, शब्द और ज्ञान है वो लुप्त हो जाते हैं, केवल ध्येय मात्र के स्वरूप का ज्ञान रहता है। ये स्वरूप शून्य व अर्थ, ठीक है, केवल अर्थ मात्र का ध्यान रहता है और क्या है, स्वरूप से शून्य हो जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, निर्वितर्क समाधि बोलते हैं। आया समझ में? मैम इसमें शब्द और ज्ञान नहीं रहता, इसमें सिर्फ हाँ, शब्द और ज्ञान है वो लुप्त हो जाएगा, केवल अर्थ मात्र का ज्ञान रहेगा। ठीक है, आया समझ में आप सभी को? मैम सवितर्क में शब्द अर्थ और ज्ञान रहेगा, इसके अंदर ये भी हाँ खत्म हो जाएगा निर्वितर्क में। हाँ, और निर्वितर्क में शब्द और ज्ञान है वो नहीं रहेंगे, केवल अर्थ मात्र के स्वरूप को जो बताता है जिस समाधि में, उसको क्या बोलते हैं, निर्वितर्क समाधि है। मतलब हमारा चित्त क्या है, उसके अर्थ के अनुरूप क्या है, तदाकार सा हो जाता है, तब उसको बोला जाता है निर्वितर्क समाधि। ठीक है, ओके थैंक यू। चलिए, हाँ देखो ये समाधि है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना। मतलब आप लोग जब पढ़ेंगे ना तब जा करके समझ में आएगा। जैसे हम लोगों को भी जब सर पढ़ाए थे ना, तो मैं तो क्या वैराग्य क्या समाधि सब उसी में कंफ्यूज हो गई थी, है ना। फिर उसके बाद जब अपने से करके पढ़ते जाएंगे ना तब और ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग में बस क्या डिफरेंस है, मेन पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको पकड़ के रखिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे आप लोगों को क्या है, समझ आते जाएगा। ठीक है, और ये व्याख्या जा करके पढ़िएगा, इससे नहीं समझ आएगा तो पातंजल योग प्रदीप उठाइए, योग दर्शनम उठाइए, जिससे भी आपको समझ में आता है उसको पढ़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सूत्र में मूव करते हैं। अब ये वितर्कानुगत समाधि हो गया, तो वितर्कानुगत समाधि के कितने टाइप पढ़े हम लोगों ने, 2 टाइप पढ़े। पहला क्या है, पहला सवितर्क क्या है, हाँ, सवितर्क कौन से नंबर के सूत्र में दिया है, 42 कौन से में दिया है, 42 सवितर्क 42। हाँ, दूसरा टाइप कौन सा है, पहला सवितर्क हो गया, उसके बाद दूसरा क्या हुआ, निर्वितर्क निर्वितर्क हाँ निर्वितर्क का किसमें दिया गया है, 43 हाँ ठीक है। अब सुनिए एक चीज और, सवितर्क समाधि को ही क्या बोला जाता है, सविकल्प समाधि। और जो निर्वितर्क समाधि है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, निर्विकल्प समाधि। ठीक है, तो इसके अन्य नाम भी आप लोग याद रखेंगे, सवितर्क समाधि को सविकल्प, निर्वितर्क समाधि को निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। इस प्रकार स्थूल ध्येय पदार्थों में होने वाली संप्रज्ञात समाधि का भेद बतलाकर, तो स्थूल पदार्थों में होने वाली संप्रज्ञात समाधि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्वितर्क समाधि। हाँ वितर्कानुगत समाधि। ठीक है, वितर्कानुगत समाधि होता है तो वो क्या होता है, स्थूल ध्येय पदार्थों पर होता है। अब उसके बाद जो सूक्ष्म सूक्ष्म ध्येय पदार्थों में होता है, सूक्ष्म विषय में जब हम अपने इस चित्त को स्थिर करने का प्रयास करते हैं तो उस वाली समाधि को क्या बोलते हैं, विचारानुगत समाधि। हाँ यस वेरी गुड, विचारानुगत समाधि है ना। तो अब इस विचारानुगत समाधि का क्या है, भेद बतला रहे हैं। तो एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। तो एतयैव का अर्थ है इसी से पूर्वोक्त, ठीक है। तो सवितर्क और निर्वितर्क के वर्णन से ही सूक्ष्म विषय सूक्ष्म पदार्थों में की जाने वाली सविचार और निर्विचार समाधि का भी वर्णन किया गया है। तो देखिए इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है ना कि सवितर्क समाधि और निर्वितर्क समाधि, तो ये क्या हुए, स्थूल रूप पर हुए, है ना। तो अब विचारानुगत समाधि को फिर 2 भाग में बांटा गया है, एक क्या हुआ, सविचार और निर्विचार। तो जिस प्रकार सवितर्क और निर्वितर्क है,
जो स्थूल रूप पर किया गया है उसी के अनुरूप क्या है, सूक्ष्म विषय पर हमको किसको किया हुआ समझना चाहिए, सविचार और निर्विचार को। इसका और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। तो सवितर्क में क्या होता है, शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों के स्वरूप का क्या है, संकीर्ण हमको मिली हुई ज्ञात होती है ना, और ये स्थूल रूप पर करते हैं। तो सेम ऐसा ही क्या होगा, सविचार का होगा, है ना। इसमें भी शब्द, अर्थ और ज्ञान क्या है, वो मिले हुए ज्ञात होंगे, लेकिन इसका विषय क्या रहेगा, सूक्ष्म रहेगा। और निर्वितर्क में क्या रहता है, शब्द और ज्ञान नहीं रहता है ना, केवल उसके अर्थ मात्र स्वरूप को का हमको क्या है, ज्ञात रहता है, तो इसको बोलते हैं निर्वितर्क। तो सेम इसी के जैसा क्या हो जाएगा हमारा निर्विचार, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा दोनों में, ये स्थूल पर होता है और ये सूक्ष्म पर होता है। आई थिंक ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक मिनट इसको ना लिख करके या कहीं पर हम लोग ड्रॉ करके समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे यहाँ पर, समाधि के टाइप देखे थे, है ना। अच्छा एक मिनट, मेरे पास एक फाइल था, मिल नहीं रहा है। एक मिनट में देखती हूँ ना। अरे यार, ये पूरा मिक्स हो गया है। चलिए मैं आप लोगों को हैंड रिटन वाला भेज दूंगी, इसमें चीजें क्लियर नहीं है ना, वो लिखा हुआ था पीपीटी के एक स्लाइड में, मैंने उसको बनाया था। कहाँ पर थे हम लोग, ये योग दर्शन पतंजलि। तो ये आया आप लोगों को समझ में। पहला हम लोगों ने क्या देखा, वितर्कानुगत समाधि के दो टाइप देखे, पहला सवितर्क और दूसरा निर्वितर्क। अब उसके बाद दूसरा समाधि क्या आता है, विचारानुगत, जो सूक्ष्म विषय पर होती है ना। तो इसको फिर से कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला क्या है हमारा, ये सविचार समाधि, और दूसरा क्या है, निर्विचार समाधि। तो इससे पहले जो समाधि बताया गया है सवितर्क और निर्वितर्क, इसी के जैसा क्या है, सूक्ष्म पदार्थों में किया हुआ, ये हमको क्या है, सविचार और निर्विचार समाधि को समझना चाहिए। आया आप लोगों को ये चीज समझ में, यस आया मैम। कि नहीं, ये बताइए। मैम ये जो सवितर्क और निर्वितर्क है, ये सूक्ष्म समाधि में आता है। सवितर्क और निर्वितर्क है, एक मिनट मैं आप लोगों को क्वेश्चन कर रही हूँ, जिनको पता रहेगा उन लोग हैंड रेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्थूल पदार्थों पर कौन सी समाधि की जाती है, ये बताइए, इनको पता है। हाँ ठीक है, सौरभ शर्मा जी आइए सामने, आप लोगों को इसे करके ही हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि क्लियर है कि नहीं। चलिए जल्दी जल्दी। वितर्क हाँ। समाधि जो होती है उसमें किया जाता है स्थूल विषयों, स्थूल विषयों पर, ठीक है। और सूक्ष्म विषयों पर किसमें किया जाता है, मैम विचारानुगत समाधि। विचारानुगत किया जाता है, ठीक है। अब जो हमारा वितर्कानुगत समाधि है उसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, ठीक है। पहला क्या हुआ, सवितर्क। हाँ चलिए आइए हिमांशु जी सामने। मैम सवितर्क और निर्वितर्क। निर्वितर्क, हाँ। अब सवितर्क में क्या होता है, सवितर्क में क्या होता है, यस हाँ मोनिका जी आप बताइए। मैम यहाँ पे शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों का भेद नहीं रहता है। रहता, हाँ ठीक है। और क्या ये स्थूल पदार्थों पर करते हैं। और निर्वितर्क में क्या रहता है, निर्वितर्क में केवल और केवल जो है यहाँ पे शब्द और अर्थ रहता है, मतलब नहीं रहता है, ज्ञान का सिर्फ मतलब ये रहता है, ज्ञान ही सिर्फ बच पाता है। शब्द और ज्ञान नहीं रहता, केवल उसके अर्थ मात्र के स्वरूप का मतलब ध्येय मात्र के स्वरूप के को ज्ञान कराने, मतलब की प्रतीति जो होती है
उसको बोलते हैं निर्वितर्क समाधि। मैम एक बार क्लियर करिए, शब्द और हाँ। अर्थ मतलब नहीं शब्द रहेगा। और ज्ञान नहीं रहेंगे, केवल अर्थ रहेगा। शून्य व अर्थ अच्छा, मात्र निर्भाषा करके बोला गया है ना, केवल अर्थ मात्र के स्वरूप को ध्यान कराने वाली, जो क्या बोलते हैं, चित्त की मतलब चित्त का जो हमारा स्वरूप होगा, तब उसको बोला जाता है निर्वितर्क समाधि। ठीक है, तो तो केवल यहाँ पे सभी अर्थ रहेगा। हाँ, शब्द और ज्ञान नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं, हिमांशु जी आप बतलाइएगा, है ना। सवितर्क में क्या है, शब्द अर्थ और ज्ञान है। ये किस पे किया हमने, स्थूल विषय पर किया। तो इस सवितर्क के जैसा ही कौन सा समाधि होता है हमारा, सविचार होता है। तो अब इसमें कैसी स्थिति होगी, हम सब विचार में भी यही होगा, शब्द अर्थ और ज्ञान कब होगा? हाँ, इस पे लेकिन ध्यान इसमें हमारा जो ध्येय क्या बोलते हैं, जिस पर हम लोग अपना ध्यान सूक्ष्म होगा। लगाएंगे, उसका विषय कौन सा क्या हो जाएगा, सूक्ष्म सूक्ष्म विषय। विषय। हाँ, सूक्ष्म विषय हो जाएंगे। और ऐसे ही अब निर्विचार में क्या होगा, बताइए, कोई भी बताइए, निर्विचार में क्या होगा। केवल उसमें भी केवल अर्थ मात्र ही बचेगा, लेकिन जो ध्यान होगा वो सूक्ष्म विषयों पर होगा। पे होगा। ठीक है, शब्द और ज्ञान है इसमें नहीं रहेंगे। तो हुआ आप सभी को क्लियर। यस मैम। मैम तो मेरे हाँ, को है एक सवाल। हाँ, मैम जो सूक्ष्म विषय होंगे और जो स्थूल विषय होंगे, ये कैसे हाँ, होंगे? सूक्ष्म यानी कि कोई छोटा डॉट पंच वगैरह, तन और मात्रा स्थूल है, जैसे कोई। पंच, हाँ एक मिनट सुनिए, पंच तन मात्रा है, वो ही क्या है, हमारे सूक्ष्म विषय है, और जिसका हम लोग अंतःकरण में करके करते हैं। जैसे मैंने आपने त्राटक का अभ्यास किया है, तो पहले क्या है, बाहर किसी ज्योति को देखते हैं, फिर उसी को क्या है, अपने भ्रू मध्य में करके देखने के लिए बोला जाता है। तो वो जो ज्योति हम लोग अपने भ्रू मध्य पे देख रहे हैं, या फिर अंतःकरण में हम जब ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो वो कोई स्थूल विषय है क्या, वो दिखाई देती है क्या, नहीं दिखाई देती। तो वही क्या है, हमारे सूक्ष्म विषय है। और स्थूल विषय जो हमको दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये बॉटल, ठीक है, और या फिर बाहर का कोई लक्ष्य, सूर्य, चंद्रमा, या फिर किसी की प्रतिमा, तो ये क्या होंगे, हमारे स्थूल विषय होंगे। आया आप लोगों को समझ में। मैम Yes, स्थूल विषय में 18 प्रकार के जो शरीर मतलब कर्मेंद्रियां और हाँ, वो सब पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ठीक है, आएगा धीरे से। ठीक है, चलिए, ये आ गया आप लोगों को समझ में। एक और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा टफ है, तो घर जाकर के अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सूक्ष्म पदार्थों में किनकी गणना करते हैं, यह स्पष्ट करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, है ना। हाँ, पढ़ लेते हैं। सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यावसाना, अर्थात ये जो सूक्ष्म विषय है, मतलब अब ये सूक्ष्म पदार्थों पर ध्यान करने के लिए बोला गया है ना। तो ये सूक्ष्म विषय कौन कौन से होंगे, है ना, किनकी गणना करेंगे इस सूक्ष्म विषय के अंतर्गत। तो उसके लिए कह रहे हैं कि ये जो सूक्ष्म विषय है क्या है, ये प्रकृति पर्यंत है। ठीक है, प्रकृति पर्यंत। मैम तो स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैम स्क्रीन शो ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। एक मिनट। अब शो हो रहा है, ठीक है। यस मैम। तो अब ये सूक्ष्म पदार्थों में किनकी गणना करते हैं। तो अब इसको स्पष्ट करने के लिए जो 45 नंबर का हमारा सूत्र है, उसको बतला रहे हैं कि सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यावसाना, अर्थात ये जो सूक्ष्म विषय है क्या है, प्रकृति पर्यंत है। तो अब देखिए, ये जो व्याख्या दी गई है, उसी का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये, है ना। तो जब विकासवाद आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, तो प्रकृति और ये मतलब किस क्रम में आगे बढ़ती है, उसी को बताया गया है। तो पहला क्या है, सबसे पहले प्रकृति उत्पन्न होती है। तो प्रकृति और पुरुष का जब क्या है, संयोग होता है, तो सबसे पहले कौन सा तत्व उत्पन्न होता है, महत, अर्थात क्या हुआ, बुद्धि। फिर उसके बाद इस महत से करके क्या उत्पन्न होता है, अहंकार। अब ये अहंकार है, 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला क्या है, सात्विक, दूसरा क्या है,
रजस, ठीक है, गुणों में 3 गुणों में विभक्त हो जाते हैं। और तीसरा है तमस, ठीक है। अब इस रजोगुण सात्विक का कार्य क्या है और रजस का कार्य क्या है, और मतलब क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो रजस का कार्य क्या है, क्रियाशील होना, तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। ये सात्विक की ओर भी जाता है और सद्गुण की तरफ भी जाता है और रजस की तरफ, तमस की तरफ भी जाता है। तो फिर ये फर्दर और क्लासिफाइड होता है। तो सात्विक जो सत्व है उससे, सत्व गुण है उससे क्या होता है, देखिए इससे सजीव सृष्टि होगी, है ना। तो सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है, मन, मन के साथ साथ पंच ज्ञानेन्द्रिया और पंच कर्मेंद्रिया, ठीक है। तो ये सत्व से उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद है ये जो तमस है, इससे क्या होता है, निर्जीव सृष्टि होती है। तो इससे पहले इससे क्या उत्पन्न होता है, पंच तन्मात्राएं। और इन पंच तन्मात्राओं का कौन कौन से हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यही क्या है, हमारे सूक्ष्म भूत हैं। अब ये शब्द है, इसी से मिलकर के क्या बनता है, जो हमारा स्थूल भूत है, अर्थात आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ठीक है। तो देखिए इन सब से भी, एक मिनट, तो पृथ्वी का सूक्ष्म विषय गंध तन्मात्रा, जल का क्या है, रस तन्मात्रा। अब इसको इसमें देखिए, पृथ्वी का सूक्ष्म विषय क्या हुआ, पृथ्वी क्या है, हमारा स्थूल भूत है, तो इसका सूक्ष्म विषय क्या है, गंध तन्मात्रा, ठीक है। जल का सूक्ष्म विषय क्या है, रस तन्मात्रा। तेज का सूक्ष्म विषय क्या है, रूप तन्मात्रा, है ना। तो इससे सूक्ष्म क्या हुआ, अर्थात स्थूल भूतों से सूक्ष्म क्या हुए, सूक्ष्म महाभूत, है ना। अर्थात 5 महाभूतों से भी सूक्ष्म क्या हुए, हमारे जो तन्मात्राएं हैं या स्थूल भूत हुए हैं वो। अब इसी प्रकार उन सब का मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म विषय क्या है, अर्थात इन सब का, देखिए मन सहित और ये समस्त इंद्रियां हैं, उसके सूक्ष्म विषय क्या है, ये तीनों गुणों में बढ़ गए। तो ये इन तीनों गुणों से भी करके ये डायरेक्ट किस में जा रहा है, अहंकार में। तो इन मन और ये ज्ञानेंद्रियों और ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, इसका सूक्ष्म विषय क्या हुआ, अहंकार। और इस अहंकार का सूक्ष्म विषय क्या हुआ, महत। और इस महत का भी सूक्ष्म विषय क्या हुआ, प्रकृति। मतलब सब लोग ये देखिए, पहले एक स्थूल रूप में मतलब आगे करके बढ़ते गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बैकवर्ड जाएं कि किससे क्या उत्पन्न हुआ है ना, तो इन सब से सूक्ष्म क्या है, आते हैं हम लोग, तो क्या ज्ञात होता है हमको कि प्रकृति ही क्या है, सबसे सूक्ष्म है। तो इसी कारण कहा गया है कि जो ये सूक्ष्म विषय है ना, तो उनकी गणना कहाँ तक करेंगे हम लोग, प्रकृति पर्यंत। तो देखिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं, है ना। तो पृथ्वी का सूक्ष्म विषय गंध तन्मात्रा, जल का रस तन्मात्रा, तेज का रूप तन्मात्रा, वायु का स्पर्श तन्मात्रा और आकाश का शब्द तन्मात्रा है। एवं उन सब का मन इंद्रियों का सूक्ष्म विषय क्या है, अहंकार है। और अहंकार का क्या है, महत तत्व है। और महत तत्व का सूक्ष्म विषय यानी कारण क्या है, प्रकृति है। मतलब इन सब के उत्पन्न होने के कारण, पंच महाभूतों के उत्पन्न होने का कारण क्या है, सूक्ष्म तन्मात्रा, ठीक है। और उसके बाद ये जो कर्मेंद्रिय, मन, 5 ज्ञानेंद्रिया और ये हमारी जो पंच तन्मात्राएं हैं, इन सब के उत्पन्न होने का कारण क्या है, हमारा ये अहंकार। और ये अहंकार किससे उत्पन्न हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है, हमारा बुद्धि। हाँ, और इस बुद्धि के उत्पन्न होने का कारण क्या है, प्रकृति। तो ये प्रकृति क्या हो गई, सबसे सूक्ष्म। तो इस कारण इन सूक्ष्म पदार्थों की, अर्थात जो हम विचारानुगत समाधि करेंगे, निर्विचार और सविचार जो समाधि करेंगे, तो उसका विषय क्या होगा, प्रकृति पर्यंत तक होगा। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। हाँ ठीक है। अब उसके बाद लास्ट सूत्र इसको देख लेते हैं, बाकी के 5 सूत्र कल करेंगे। तो 41वें सूत्र से 45वें तक संप्रज्ञात समाधि का भेद बतलाकर अब उन सब प्रकार की समाधियों का सहेतु दूसरा नाम बतलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ना, संप्रज्ञात समाधि का भेद बतलाया गया है। क्या क्या है, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, है ना। इससे पहले और आनंदानुगत और अष्टानुगत भी हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। तो इसमें 4 को जिसको मेन क्लासिफाइड किया गया है,
तो इन सब का सहेतु क्या है, दूसरा नाम बताते हैं। तो कहा गया है कि ता एव सबीजः समाधि, अर्थात वे सबकी सब ही क्या है, सबीज समाधियां हैं। तो क्यों बोला गया है उनको सबीज समाधि, तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं नीचे में कि निर्वितर्क और निर्विचार समाधियां निर्विकल्प होने पर भी निर्बीज नहीं है। ये सब की सब समीज समाधि ही है, क्योंकि इनमें बीज रूप से किसी न किसी ध्येय पदार्थ को विषय करने वाली चित्त वृत्ति का अस्तित्व रहता ही है। अतः संपूर्ण वृत्तियों का पूर्णतया निरोध न होने के कारण इन समाधियों में पुरुष को कैवल्य अवस्था का लाभ नहीं होता है। देखिए, इन सब समाधि में जब हम लोग कर रहे हैं, है ना, मतलब ये सब समाधियां जब हमको प्राप्त हो रही है, तो इसमें बीज रूप में कुछ ना कुछ संस्कार हमारे चित्त में क्या है, विद्यमान है। क्योंकि देखिए, इसमें हम किसी न किसी पदार्थ का, चाहे वो सवितर्क हो, निर्वितर्क हो, सविचार हो या निर्विचार हो, सूक्ष्म रूप में ही सही। देखिए, निर्वितर्क और सवितर्क और सविचार समाधि है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, स्थूल रूप में करते हैं। और निर्वितर्क और निर्विचार समाधि में क्या बोलते हैं, किनको, कौन सा रहता है हमारा विषय, सूक्ष्म। सूक्ष्म रहता है। तो आधार रूप में मतलब किसी न किसी भी चीज का आलंबन तो ले रहे हैं ना, चाहे सूक्ष्म विषय का ही ले रहे हैं, लेकिन बीज रूप में कुछ ना कुछ क्या है, विद्यमान है। ठीक है, तो इसी कारण क्या है, इसको निर्बीज समाधि नहीं बोला गया है, क्या बोला गया है, सबीज समाधि। क्योंकि बीज रूप में अर्थात ध्येय के रूप में कुछ ना कुछ क्या है, सूक्ष्म पदार्थ ही सही लेकिन विद्यमान है। तो इस कारण चित्त वृत्ति का अस्तित्व सा रहता ही है। ठीक है, ध्येय पदार्थ को विषय करने वाली चित्त वृत्ति का अस्तित्व रहता है। अतः संपूर्ण वृत्तियों का पूर्णतया निरोध न होने के कारण इन समाधियों में पुरुष को कैवल्य अवस्था का लाभ नहीं होता है। और इसको क्या बोला जाता है, सबीज समाधि। तो सबीज समाधि कौन कौन से हैं, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार। आया समझ में, आया समझ में? यस मैम। मैम, आप अभी बताएं कि सवितर्क और सविचार स्थूल होते हैं, तो वो स्थूल सवितर्क और निर्वितर्क नहीं है, स्थूल सवितर्क और सविचार है स्थूल। हाँ, एक मिनट ना, सवितर्क और निर्वितर्क है ना, और सविचार और निर्विचार। तो इसमें क्या बोल, नहीं, सवितर्क, एक मिनट, निर्वितर्क और निर्विचार समाधियां निर्विकल्प होने पर भी निर्बीज नहीं है। इसमें ये बोला गया कि सवितर्क और सविचार बोल रहे हैं ना, तो सवितर्क और जो निर्वितर्क है ये दोनों क्या है, स्थूल एक मिनट, मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगी लग रहा है। अर्थ ये क्या है, सवितर्क और निर्वितर्क है ना, वो स्थूल रूप विषय पर किया जाता है, और सविचार और निर्विचार है ना, वो सूक्ष्म विषय पर किया जाता है। सवितर्क और, देखिए समानता क्या होती है, एक मिनट ना, कैसे करके बताऊं आप लोगों को, लिखने का नहीं है मेरे पास। मैम आगे। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन इसको किया कैसे गया है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, फिर उसके बाद बता रही हूँ मैं आप लोगों को, है ना।